थ्योरी का हिस्सा और मैं कवर करूंगा। लास्ट टाइम पे सही बताऊं तो पूरा का पूरा मैंने आपको एक तरीके से वो पढ़ाया था, क्वेश्चन ही कराए थे। आज की क्लास में कुछ थ्योरी और मेनली सबसे पहले थ्योरी का हिस्सा ही करते हैं। आपको अगर याद हो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था, याद आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें उसके एक्सियल पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, पोटेंशियल निकालना सिखाया था। बेटा एवरीबॉडी चैट ऑन, देयर इज अ नेम पाठशाला चैट बॉक्स, वहां पे चैट करो। इस पे कोई चैट मत करो, यहाँ पे कैमरा ऑन है, ये मैं नहीं देखता हूँ, वही विजिबल है। चलो मैं वापस आता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल में मैंने आपको फील्ड और पोटेंशियल पढ़ाया है, एक्सिस पर और कहाँ पर, तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, याद आता है? वापस कुछ हिस्सा है इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मेरे को यहाँ कवर करना है, और मैं उसी को यहाँ पे फिनिश करूंगा। ठीक है बच्चों, उसी को मैं फिनिश करूंगा। और देखिएगा यहाँ पे जरा एक एक करके, ठीक है? तो आप हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये एक जनरल पॉइंट है, दिस इज द जनरल पॉइंट, क्योंकि यहाँ से r डिस्टेंस पे है और ये एंगल थीटा है। ये एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट तुम p लेते हो, ठीक है बेटा? पहले पढ़ लो फिर हम डिस्कशन करते हैं, मुझे याद नहीं करना, पहले पढ़ लो फिर डिस्कशन करते हैं। फिलहाल तुम इधर ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है बच्चे? और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ध्यान देना, कोई जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे ये एंगल थीटा है, और हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चे? हम इसकी बात और यार डिस्कशन कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बड़ा मजेदार है, और ध्यान दो। आप ये बताओ, ये एक डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ये एक डायपोल मोमेंट वेक्टर हो गया, क्या कहते हैं? ये एक डायपोल मोमेंट वेक्टर हो गया। अभी देखना है, ये एक वेक्टर है, तो क्या मैं इसके कंपोनेंट कर दूं? इसका मैग्नीट्यूड p है, एक कंपोनेंट इधर p cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर p sin थीटा। क्या ये कंपोनेंट्स कर सकते हैं? ये कंपोनेंट्स p cos थीटा और p sin थीटा बेटा कर सकते हैं? ये बात क्लियर होगी तुम लोग को? अब देखो जरा, जरा ये इसकी वजह से कल p cos थीटा को देखो, p cos थीटा के लिए ये कौन सा पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। बेटा p cos थीटा, केवल तुम इस p sin थीटा को भूल जाओ, केवल p cos थीटा की वजह से ये एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इवन। मैं जरा इवन की वैल्यू देखता हूं, इवन आता है 2 k ये आएगा, ठीक है बच्चे? अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ये, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके लिए क्या है? ये इक्वेटोरियल पोजीशन। जब इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है तो हम क्या करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, जैसे एक्सियल पोजीशन के लिए तो जिस डायरेक्शन में p होता है उसी डायरेक्शन में e आता है, ये मैंने बताया था तुम्हें, जिस डायरेक्शन में p होता है उसी डायरेक्शन में e आता है। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और ये E2 अगर तुम याद करो, ये आएगा k p, p की जगह लिखेंगे p sin थीटा
अपॉन आर क्यूब। बच्चों पहले ये बताओ क्या ये बात क्लियर होती है? सबसे पहली चीज तो यही आपको समझनी है, और ये समझ आ गया फिर तो यार बच्चे इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा इसको समझना और रियलाइज करना। सही ग्लास पर और रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि ये P है, इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा P sin थीटा। P cos थीटा के लिए ये क्या है? ये P cos थीटा एक डायपोल की तरह काम करेगा, जिसके लिए ये जो पॉइंट है एक एक्सिस पर है, एक्सियल पोजीशन, और इस P cos थीटा की जैसे यहाँ पे इवन और ये वैल्यू रखती है, एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाती है, एक्सियल पोजीशन वाला, ठीक है। एक्सियल पोजीशन वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इसके लिए देखो जरा, इसके बाद इसके लिए ये जो है ना, इसके लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आता है, जिसको मैंने E2 बोला है, और ये Kp अपॉन RQ, क्योंकि P यहाँ पर P sin थीटा का काम कर रहा है तो ये आ जाएगा Kp sin थीटा अपॉन RQ। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो समझ के यहाँ होगा E, और ये E आएगा रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये, और यहाँ से वैल्यू रखो 2Kp cos थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर प्लस Kp sin थीटा अपॉन RQ होल स्क्वायर E। क्या कर सकते हैं यहां से, देखो Kp अपॉन RQ बाहर लिया, यह आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं मैं, Kp अपॉन RQ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा लेके इसमें से 1 कर दो, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। और ये एज अ रिजल्ट तुम्हें रटना होगा, you have to learn it। ठीक है बच्चे, नोट कर लो फिर। अब तुम्हें बच्चे ये एज अ रिजल्ट याद करना है कि Pr की 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर हम किस तरीके से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम किसी जनरल पॉइंट पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये पूरी कहानी। अब रिजल्ट जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर अभी एक एंगल और निकालना है हमें। यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये एंगल, मैं इसको क्या नाम दूं, ये फाई है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है tan फाई, जगह थोड़ी सी लिमिटेड है, देखना जरा, tan फाई आएगा E2 by E1। और जरा E2 ये है, कहाँ गया तुम्हारा, ये E2 है और ये E1 है। जरा E2 by E1 करो तो तुम्हें मिल जाएगा, जानते हो क्या, tan फाई की वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा अपॉन, you get that value of tan phi is equal to tan theta upon, ये मिल जाएगा तुमको।
और एज अ रिजल्ट तुम्हें ये भी याद करना है, एज अ रिजल्ट ये भी याद करना है। तो एक बार देख लो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, जरा एक बार ध्यान से देख लो जरा यहाँ पे। मैंने बोला कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने कहा कि ये डायपोल मोमेंट P था, इसके मैंने कंपोनेंट कर दिए, एक इधर P cos थीटा, एक इधर P sin थीटा। P cos थीटा, इस P cos थीटा के लिए एक्सिस का पॉइंट होगा, जिसकी वजह से मैंने एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला एक्सिस वाला लगाया जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। बस फर्क इतना है कि मैंने P की जगह P cos थीटा रखा है, क्योंकि इस डायरेक्शन का जो डायपोल मोमेंट है वो P cos थीटा है, पहली चीज। और इसके परपेंडिकुलर वाला, उसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन वाला फील्ड का फॉर्मूला लिखा, Kp/r3, ठीक है, Kp/r3। और P की जगह क्या रखा, P sin थीटा, दोनों का वेक्टर सम। बस इतना किया है मैंने, ठीक है, इसे याद रखना है। आई होप सबने नोट कर लिया क्या बच्चों? ये मैं हटाना चाहता हूँ इसको, बेटा एज अ रिजल्ट याद रखिएगा इसको आप लोग जरूर, यू नीड टू लर्न दिस। डिंपल मैंने बेटा मैग्नीट्यूड लिखा है, इस वजह से मैंने साइन नहीं लगाया, वेक्टर फॉर्म में लिखते तो जरूर साइन लगा, इसीलिए देखो डायरेक्शन के लिए मैंने पीछे बनाया। एतार होगा सो के अगर ज्वाइन करोगे तो मैं क्या क्या करूंगा, ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गए, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, कैसे पता चलेगा क्या करना है? थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, तो वैसे जो पढ़ाया बोर्ड पे ही लिखा चलता है। उसी बारी का तुम्हारे साथ ही कोई प्रॉब्लम रहते हैं ऐसा कि मेरा नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। ऐसे इको क्या बाकियों को भी आ रहा है क्या? चेक कर लो जिनको इको आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी को नहीं आ रहा है, क्या दो लोग को इको आ रहा है, जस्ट चेक दिस वन। नहीं भाई, अपवर्ड जरूरी नहीं है, अपवर्ड मैंने डायरेक्शन, बस मैंने डायरेक्शन बनाई है। पूरी बात क्लियर हो गई बच्चों? चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब जैसे हम लोगों ने ये लिखा है ना, वैसे अब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब बेटा ये रिजल्ट्स याद जरूर रखिएगा, काम के रिजल्ट्स हैं ये सारे। सारे रिजल्ट्स काम के हैं बच्चों ये। देखो जरा इसमें, अब देखिए हेडिंग लिख लो, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और मैं बेटा जनरल पॉइंट पे कह रहा हूं, एट जनरल पॉइंट। जैसे भी फील्ड निकाला है ना जनरल पॉइंट पे, वैसे पोटेंशियल निकालेंगे, और तरीका भी बच्चे वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। ये देखो जरा, ये माइनस, ये प्लस, एक जनरल पॉइंट, ये यहां से डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा।
और ठीक है, हमें इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर जानते हो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चे, शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था। आप अगर देखिए तो ये P था, डायरेक्शन याद है ना, माइनस से प्लस वेक्टर, देखो मैं बार बार माइनस से प्लस बना रहा हूँ। एक कॉम्पोनेंट इधर विच इज P cos थीटा, एक कॉम्पोनेंट इधर विच इज P sin थीटा। अब देखो इसकी वजह से ये एक्सेस का पॉइंट है, इसकी वजह से ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब नेट पोटेंशियल हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब तुम्हें अगर रिजल्ट याद हो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती थी, 0। इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से हमारा पोटेंशियल क्या आता था, 0। और इस P cos थीटा की वजह से, अब बेटा कॉपी खोल के देख लो भाई, भूल ना जाना, क्योंकि मेजोरिटी बेटा सो ही रहे हैं अभी भी। कॉपी खोल के देख लो जिसको नहीं याद है, इट शुड बी KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद है तुम लोगों को KP अपॉन आर स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्यों लिखा है वो देख लो आप जरा। बेटा कोई नहीं, अगर भूल गया तो कॉपी खोल के देखो, लिखा है, लिखवाया है क्लास में मैंने बच्चों। समझ आया बच्चों सभी को ये? और इसे भी एज ए रिजल्ट बच्चे जरूर याद रखिएगा आप लोग, इसे एज ए रिजल्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा बच्चों। अभी बात क्लियर होती है बच्चों सभी को, देख लो। अब देखिएगा, मैं बेटा हटा रहा हूँ इसको। इसके बाद का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई दोनों रिजल्ट याद रखना, V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर है जनरल पोटेंशियल का फंक्शन या फॉर्मूला। और तुम्हारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, और वो कितना था, वो था आपका KP अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दोनों रिजल्ट याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी क्वेश्चन भी लेंगे इस पे, लेकिन याद जरूर रखिएगा इसको। एक बात ये हो गई। उसके बाद देखिए, जो अब मैं हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सभी लोग जरा ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल प्लेस्ड इनसाइड, placed inside, electric dipole placed inside an uniform electric field। ध्यान देना बेटा, ये हिस्सा अच्छा है, ये पूरी हेडिंग है। यहां पर
हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये ई है, ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज्यादा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे ई है, डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये माइनस है और ये प्लस है, इस तरीके से रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये बीच का एंगल क्या है, थीटा। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, और ये बीच का एंगल है थीटा। इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, और ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरी है, मैंने इसको ले लिया कितना, 2l। ठीक है बच्चे, ये मैंने लिखा, ध्यान से देखना अभी आप सभी लोग। सबसे पहले हम फोर्सेस की बात करते हैं। इस पे फोर्स लगेगा QE का, इस पे फोर्स लगेगा QE का। पहले डायरेक्शन आप लोग देख लेना बच्चों, जरा डायरेक्शन देख लेना आप जरा ध्यान से यहाँ पे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों फोर्सेस का, वो क्या होगा, सेम होगा, और ये दोनों फोर्स आपस में कट जाएंगे, और नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। इज दैट क्लियर? नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, 0। ये बात क्लियर होती है आप सभी लोगों को? ये बात होगी पहली बात यहाँ पे। अब जरा दूसरी बात पे देखिएगा, यहाँ पर नेट फोर्स तो 0 हो गया, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क हम निकालेंगे यहाँ पे। टॉर्क जो लगेगा सेंटर के अबाउट में, यहाँ पे टॉर्क निकालने वाला हूँ। टॉर्क निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखिए, ये लाइन ऑफ मोशन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये लेंथ L है, ये थीटा है, तो ये थीटा, ये लंबाई जानते हो कितनी होगी, L साइन थीटा। तो ये आएगा QE L साइन थीटा। और जरा याद करो, R क्रॉस F, क्या ये दिखता है, R क्रॉस F? R क्रॉस F, ये डायरेक्शन ऐसी होगी, और जैसा मैंने ऊपर निकाला है ना, वैसा ही नीचे के लिए देखना जरा। ये देखना, लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये L साइन थीटा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मिलेगा, QE L साइन थीटा। और ये भी डायरेक्शन सेम होगी, और नेट टॉर्क जानते हो क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं ध्यान देना, 2QL E साइन थीटा। और यहां से मैं इसको लिखूंगा डायपोल मोमेंट। याद करो बेटा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा P क्रॉस E। क्या कहते हो ये बताओ? क्या ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है, एक्सप्लेनेशन है, क्लियर होता है? अब बच्चों देख लो, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछिए। अच्छा, इको तो नहीं आ रहा ना बच्चे? किसको, एक दो बच्चों को इको आ रहा था क्या? वो देख लो कौन था, उजी पारेख, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बाकी लोग देख लो बेटा, देख लो, जनरली तुमके उसमें भी हो सकता है। सही हो गया, चलो। कभी भी ऐसा लगे तो रीजॉइन कर लिया करो, बहुत बार दिक्कत आती है बच्चे, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो दैट्स गुड। डायरेक्शन के लिए दीपांजलि तुम एक काम करो ना बेटा, R क्रॉस F लगाओ ना। तुम देखो,
आर ये होता है और एफ ये होता है, आर क्रॉस एफ। ये देखो आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज। यहां से देखो ये आर है, तो आर क्रॉस एफ, ये देखो आर क्रॉस एफ। उम्मीद करता हूँ कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर होता है। बेटा सभी लोग अच्छे से नोट करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, और पूरी बात जरूर लिखना जो मैंने बोला है। बच्चे पूरी बात क्लियर हुई क्या, ये बताओ मेरे को। इसमें एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है जो मैं लेना चाहता हूँ और यहीं पर लेना चाहता हूँ। आप ये मान के चलो, जो डायपोल्स के क्वेश्चंस होते हैं बहुत बढ़िया बनते हैं। ऑल्दो मैं थोड़ा लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जनरली इसको एक क्वेश्चंस और इन सब एनालिसिस की तरह मैं देखता हूँ। अभी भी देखो, तुमने अगर पिछला लेक्चर, अगर पूरी क्लास जिसने भी पूरा अगर अटेंड किया हो, उम्मीद करता हूँ बेटा जिन्होंने छूट गई थी क्लास वो देख लिया होगा, क्योंकि लास्ट में आंधी बारिश हो रही थी तो जनता बड़ी कम हो गई थी। मैंने देखा था कई लोग का नेटवर्क चला गया था, जो भी था वो जरूर देख लिया, उम्मीद करता हूँ। तो वो अगर तुम पूरा देखा होगा ना तुमने, तो वहां पे भी मैंने क्वेश्चंस ही कराए थे और सब बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। और आप उन सभी क्वेश्चंस को थ्योरी की तरह ही ट्रीट करो बच्चों, थ्योरी की तरह ही ट्रीट करो। अब देखो जरा बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं उसकी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, सेम कहानी है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, सेम चीज ही है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना है मेरे को। ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें ना, तो ये है क्यूई, ये है क्यूई, इस तरीके से कहानी है। ये पूरी कहानी दे रखी है आपकी। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ध्यान देना जैसे मार्कर रखा है ऐसे, और ये कहता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर इस डायग्राम में थीटा अगर बहुत छोटा है और इसको हम रिलीज कर देते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड दिस डायपोल इज रिलीज्ड,
we have to show that motion of electric dipole will be SH. जिस तरीके से डायपोल रखा हुआ है उसी तरीके से अगर डायपोल को रिलीज कर दिया जाए और ये गिवन है that theta is very small, so in that case this will perform SHM और हमें इसका टाइम पीरियड निकालना। मेरी बात समझ आ गई बच्चे? और इसका सोल्यूशन कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है, मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व। देखो ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन वैसे। जब ये डायपोल इस तरीके से रखा था, जब ये डायपोल इस तरीके से रखा था, देखो जब ये डायपोल इस तरीके से रखा हुआ था तो उस केस में क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा, जब डायपोल इस तरीके से रखा हुआ था उस केस में क्या था कि ऐसी सिचुएशन में इसमें क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में, जैसे तुमने थोड़ा डिस्टर्ब किया ऐसे, अब इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, ये क्यूई का टॉर्क ऐसे और ये टॉर्क ऐसे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या थी, ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये देखो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ही तुमने इसको शिफ्ट किया तो इसके ऊपर टॉर्क इस तरीके से लग रहा है, देखो इसके ऊपर टॉर्क ये ऐसे है, इसके ऊपर टॉर्क इस तरीके से लग रहा है कि वापस इसको इसकी मीन पोजीशन पर लेकर के आ रहा है, ठीक है। और ये जो रिस्टोरिंग, इस टॉर्क को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये क्या कहलाता है, ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क पीई साइन थीटा, जो थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला है, जो थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला है। और अगर थीटा छोटा है तो ये आ जाएगा पीई थीटा, और ये शो कर देता है कि दिस इज एसएचएम, ये शो कर देता है कि ये क्या है, एसएचएम है। और इसको हम के कहते हैं, और टाइम पीरियड लिखने का तरीका होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। अब टाइम पीरियड भले याद रहे ना रहे, लेकिन हाँ अब तरीका जरूर याद रखिए क्या किया गया यहाँ पे और कैसे किया गया। बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई कि एसएचएम करेगा? अब देखो वही टॉर्क की इक्वेशन ही हमने यूज कर ली है, बाकी कुछ किया नहीं है, सेम टॉर्क की इक्वेशन ही बच्चों हम लोगों ने यूज कर ली है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? देखो जिसको अगर ये थोड़ी बात कम भी क्लियर हुई तो याद जरूर रखना अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना तुम्हें एसएचएम याद है कि नहीं याद है। नोट कर लेना तो बच्चों बता देना, यहीं पे मुझे एक और बात बतानी है अभी आप लोगों को। नोट कर लिया क्या बच्चों, ये बताओ? जल्दी से नोट कर लो, अच्छा जल्दी से नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ।
अब देखिएगा मैं बेटा हटा रहा हूँ इसको। एक और हिस्सा, एक आप समझ लो लास्ट हिस्सा है जो हमें करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट हिस्सा है यहाँ पे और मुझे करना, लास्ट नहीं, एक और है, एक दो चीज और आप देखिएगा जरा यहाँ पे। आप हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed inside an uniform electric field। हेडिंग बड़ी लंबी लंबी है भाई, पूरा बोर्ड एक हिस्सा तो बोर्ड का भर ही जाता है। ठीक है, तो चलो देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। सुनते रहना बेटा जरा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बना दे रहा हूँ वापस, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लो, और कहता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने के बड़े अलग अलग तरीके या मेथड्स हो सकते हैं। एक इसका बड़ा आसान सा तरीका जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ, आप देखिएगा जरा और ध्यान देना। तुम लोग को याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या थी, ऐसी पैरेलल प्लेन्स थी, याद आता है तुमको? क्यों बच्चों, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से थी, क्या कहते हो बताओ, याद है? मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल क्या है, V2। इसका पोटेंशियल V1 और V2 है। आती ही बात ये V1 है, ये V2 है। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी याद करो क्या होता था, मैं याद दिलाता हूँ। ये होता था Q इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी होता था किसी भी सिस्टम के लिए Q इंटू V। जरा तुम इसका फॉर्मूला याद करके देख लो, जरा इसका फॉर्मूला, वो K Q1 Q2 अपॉन R भी निकाला था ना, वो भी ऐसे ही निकाला था, बस मैंने वहां पे V लिखने के लिए पूरा का पूरा वो फॉर्मूला लिखा था, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने वाला फंक्शन, पूरा का पूरा रिजल्ट लिखा था बेटा। वहां पर भी मैंने यही किया था, बस मैंने सीधे सीधे ना बोल करके मैंने बोला था कि वर्क डन लगेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लाने में। आप जरा याद करो या सोच के देख लो बच्चों, क्या ये बात समझ आती है आप सभी लोगों को? जस्ट टेल मी बेटा। अब इसी को हम बड़ी आसानी से प्रूफ कर लेंगे, यहाँ पे देखना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देखना। मैं कह रहा हूं यहाँ पे देखना जरा, QV1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस QV2, और U क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। Q कॉमन ले लिया, क्या कहते हो, समझ आती है बात? और तुम जरा याद करो, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये लंबाई अगर मैं L लेता हूं, ये लंबाई ध्यान देना, ये लंबाई अगर मैं L लेता हूं
ये एल लंबाई एल दी गई है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल पे, ये होगा लोअर पोटेंशियल पे। तुम्हें याद है मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, ये मैंने बात बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। याद आती है लाइन? ये याद आती है लाइन बेटा ये सभी को? तो उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा। और V2 माइनस V1 जानते हो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन, बेटा हमें ये सेपरेशन चाहिए, परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो E इंटू ये सेपरेशन क्या होगा बताओ? L cos थीटा, E इंटू L cos थीटा। और यहां से देखो Q इंटू L EL cos थीटा, सॉरी ये हो गया। सॉरी इसमें एक गलती की है मैंने, एक माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन क्यों है पता है? क्योंकि हमने V2 माइनस V1 की वैल्यू लिखी है, हमें यहाँ पे V1 माइनस V2 चाहिए था, इसलिए एक माइनस साइन है। और तुम जरा ये Q इंटू एल देखो, ये P हो जाएगा तो U क्या आ जाएगा? माइनस PE cos थीटा, या U की वैल्यू एक और लिख देते हैं हम लोग, माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E। क्या कहते हो बच्चों, क्या ये प्रूफ या ये पूरी बात क्लियर होती है क्या तुमको? माइनस P डॉट E, बहुत सिंपल सा प्रूफ किया है। इनफैक्ट इसका प्रूफ यार एनसी HCV में ज्यादा मुश्किल दिया है, मुझे ये ज्यादा पसंद आता है। HCV वाला ज्यादा मुश्किल लगता है कई बार मेरे को। अरे रीजन थोड़े है कुछ भाई, यहाँ पे तुम देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी QV लिखा तो दोनों के लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, वहां पे V1 माइनस V2 का टर्म आ गया Q कॉमन लेने से। अब क्योंकि Q कॉमन लेने से टर्म आ गया है, तो समझ रहे हो, वो टर्म मुझे निकालना पड़ा है, और थोड़े कोई रीजन है। समझ रहे हो? देव कुमार यार तुम सो जाते हो मुझे लगता है कई बार। मैंने लिखा कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है Q, एक दूसरा है माइनस चार्ज। तो दोनों की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q के लिए आएगा Q इंटू V1, क्योंकि वो V1 के पोटेंशियल पे है। और जो माइनस Q है उसके लिए पोटेंशियल आएगा माइनस Q इंटू V2, क्योंकि वो V2 के पोटेंशियल पे। और Q कॉमन लिया तो बीच में V1 माइनस V2 आ गया। समझ आ गया तुमको बेटा? थोड़ा ध्यान दो यार। ये तार जोधा यार, तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ध्यान से, तार जोधा जरा ध्यान से। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि दो ये पूरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पे पूरे पे पोटेंशियल सेम होगा। ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पूरे पे पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके बराबर होगा। इस पे अगर पूरे पे V2 है, इस पे V1 है,
अगर मैं इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता तो 0 आता। मैंने दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे निकालने को बोला है। चलो भाई, ये क्लियर हो गई पूरी बात। इस पे एक बेस्ट अच्छा सा क्वेश्चन करोगे क्या? जो आज पढ़ाया मैंने अभी तक उस पे से एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। शीट से ही ले रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। थ्योरी शीट निकालो जरा। थ्योरी शीट, सबसे पहली वाली शीट बेटा, थ्योरी शीट सबसे पहली वाली शीट। जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा ध्यान से करोगे ना जो आज पढ़ाया रिजल्ट रिजल्ट, तो बड़ा अच्छा लगेगा करके। थ्योरी शीट निकाल ली तुम लोगों ने? सबसे पहली वाली शीट, थ्योरी शीट जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें आ जाओ पेज नंबर 41। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 18। और बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर गड़बड़ हो ना तो रिजल्ट देखना, और आज ही मैंने ये रिजल्ट पढ़ाया है और तुम निकाल सकते हो बिल्कुल। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और तुम कर भी सकते हो। तुम रिजल्ट देख लेना अगर भूलना तो। मैं तुम्हें बेटा 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन मिल गया सभी को? थ्योरी शीट जो थी ना सबसे पहली वाली, जो सबसे पहले दी थी, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कोशिश करो बेटा निकालने की, आएगा ये, बिल्कुल आएगा। आंसर आया क्या बच्चों, ये बताओ? 2 ही 3 बच्चों ने आंसर निकाला है। ये वैसे जो क्वेश्चन में दिया है भी अच्छा बहुत ही है।
अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया, इट इज अप्रिशिएटेड। देखो जरा मैं सॉल्व करता हूँ जिनसे नहीं हुआ, वैसे कुछ काफी लोगों ने कर भी लिया, अच्छी बात। इस क्वेश्चन को देखो, कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे ओरिजिन पे रखा हुआ है, एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द डायपोल, ये पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो यहां से हम ऐसे करेंगे, याद है तुम्हें ये E1 लिखा था मैंने, ये E2 लिखा था, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में बोला है कि वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ये एंगल थीटा था, याद करो जो मैंने प्रूफ किया था उसमें ये एंगल थीटा लिया था, ध्यान से देखना। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और मैंने तुम्हें लिखा था tan फाई इज इक्वल टू, याद आया तुम्हें, tan थीटा अपॉन 2, और फाई की वैल्यू क्या है देखो जरा, 90 माइनस थीटा, और ये आ जाता है tan फाई अपॉन 2, सॉरी tan फाई अपॉन 2 नहीं, tan फाई बाई 2 ऐसे था ना पूरे पे, और ये cot थीटा, सॉरी ये cot थीटा tan थीटा अपॉन 2। अब सिंप्लीफाई कर लो, अब सिंप्लीफाई करके देख लो बेटा मैंने क्या किया। बेटा मैंने जस्ट रिजल्ट यूज किया और कुछ भी नया यहां पर नहीं किया। क्यों बच्चे, पूरी बात क्लियर हुई क्या तुम लोगों को? किसी को अब डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो, जो मेरे को बताना था वो तो मैंने बता दिया यहाँ पे तुम्हें। ठीक है, किसी को नहीं पूछना भाई, हो गया सबका? क्वेश्चन अच्छा था, कैसे हमने इसको यूज किया अब आप देख लो, कैसे हमने इसको यूज किया उसे आप देख लो बस। अरे जी मतलब थीटा ही है यार, तुम जी ही लिख दो, क्या दिक्कत है। अब मैं समझ गया बेटा, वो जी बोला है उसको थीटा ले लेता है यार, वो मेरा स्टूडेंट है। आई होप ये समझ आ गया होगा तुम्हें यार, नहीं तो तुम उसे जी के टर्म्स में ही आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इतनी बात क्लियर होगी बच्चों सभी को? इसमें एक लास्ट थ्योरी का और हिस्सा मुझे बताना है, एक लास्ट हिस्सा और थ्योरी का बताना है मुझे। चलो देखो जरा इसके बाद, आप हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड in a non-uniform electric field, electric dipole placed in a non-uniform electric field, non-uniform electric field,
इस बार हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है। ध्यान देना, ये बड़ा मजेदार हिस्सा है। यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं जो कि वेरिएबल है। जो क्या है? वेरिएबल है, मतलब दैट इज वैरिंग विद एक्स, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। पर ध्यान देना जरा, ये माइनस है, ये प्लस है। सुनते रहना मेरी बात, ठीक है? मैं कह रहा हूं इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई एक्स, ई एक्स ये लगेगा। ई एक्स मतलब ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है इसको, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? ई इंटू एक्स ये है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये लंबाई अगर मैं एल लेता हूं, या इस लंबाई को मैं अगर डेल्टा एक्स लेता हूं, इस लंबाई को क्या मैं ले रहा हूं? डेल्टा एक्स। और ये एंगल थीटा है, तो मुझे ये बताओ ये लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई ये लंबाई होगी डेल्टा एक्स कॉस थीटा। तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होना चाहिए। क्या कहते हो? ये होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही है बेटा। और यहां से अगर मैं लिखूं तो नेट फोर्स क्या होगा पता है तुम्हें? इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने के लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूँ बेटा, उसे गलत, मतलब गलत कुछ भी नहीं है। रिजल्ट जैसा मैं चाहता हूँ वैसा लाना चाहता हूँ, बस ये चीज है। मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख दे रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और इसकी लंबाई मैं एल ले रहा हूँ, अभी मैं वापस आ जाऊंगा। इसकी लंबाई में क्या ले रहा हूँ बेटा? एल। सुनते रहना, अभी वापस आ जाऊंगा मैं। अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा पता है? फोर्स में लिखूंगा एफ क्यू इंटू ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई एक्स, ये लिखूंगा मैं। सुनते रहना बेटा जरा, ये बात मैं लिखूंगा, ठीक है? ये मैं लिखूंगा। और यहां पर डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया। और डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, लिमिट डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, दिस डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। क्या मेरी बात क्लियर होगी बेटा ये चीज? और यहां से एफ जो आएगा, इसको जानते हो क्या लिखते हैं? ये मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। क्यू डेल्टा एक्स ये हो गया, और बेटा ये लिखेंगे हम डी ई बाई डी एक्स। तुम कहोगे ये कैसे आ गया? पता नहीं, अभी डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है मैथ्स में। अगर पढ़ा होता तो पक्का तुमने पढ़ा होता। ये एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये होता है। ये एक फॉर्मूला होता है।
क्या ये बात क्लियर होगी बच्चे सभी को? ठीक है। ठीक है बच्चे, वैसे ये याद रखना, और कुछ नहीं, और कुछ स्पेशल चीज नहीं है। अब मुझे जरा सोचने दो। जस्ट मिनट, मुझे जरा एक मिनट सोच लेने दो। कुछ तो गड़बड़ी कर दी है भाई। इसलिए यहाँ पे थीटा वीटा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी लिख लिया गया। एक मिनट रुक जाओ बेटा, लिखना नहीं, एक मिनट मुझे जरा सोच लेने दो, थोड़ा सा मुझे सोच लेने दो। ये थीटा वीटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट बेटा, वेट करना, थोड़ा सा वेट करना तुम लोग, और कुछ नहीं। वेट अ मिनट बेटा, वेट करना, मैं भी कुछ देख रहा हूँ। जस्ट मिनट करें, मैं डिस्कस करता हूँ इसमें कुछ बात है। इसलिए ये जनरल करने में बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपल करता तो ज्यादा आसान होता। जनरल करने में थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जस्ट मिनट बेटा, इसमें एक काम करते हैं ना बच्चों, इसे थोड़ा सा आसान करके देखते हैं, क्योंकि जनरल करने में इसका रिजल्ट बहुत थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। इसके एक बार इसको आसान कर देते, फिर मैं इसको मुश्किल कर दूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं चेंज करूंगा, इस पूरे में कुछ बदलाव नहीं कर रहा हूँ, बस डायग्राम का बदलाव करूंगा मैं, और कुछ नहीं। मैं एक सिंपल केस उठा लेता हूँ बेटा, आप लोग बस एक मिनट देख लेना, बाकी कोई चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं एक डायग्राम का बदलाव कर रहा हूँ, जिससे चीजें आसान हो थोड़ी सी, और कुछ नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट पहला केस ये बेसिक सा ले ले रहा हूँ। ये माइनस है, ये प्लस है, और इनके बीच का सेपरेशन डेल्टा एक्स है। बस ये लिया मैंने इनिशियल फॉर्मूला। बाकी बदलाव कुछ नहीं, इस पे अभी भी वही लगेगा, क्यू ई एक्स जो पहले लिखा था, और इस पे अभी भी यही लगेगा, क्यू ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नेट फोर्स तुम निकालोगे, F1 माइनस F2 ये आएगा, और ये कहानी आ जाएगी पूरी की पूरी। और यहां से अगर इसको तुम देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू पी डी बाई डी एक्स, ये आएगा। F की वैल्यू नेट में ये आएगी, F की वैल्यू नेट में ये आएगी। और जो पिछला केस मैंने लिया था ना, अगर उसमें मैं F निकाल लेता, उसके बाद अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल को देखता, तो ये आ जाता तुम्हारा P डी बाई डी एक्स कॉस थीटा। एक्चुअली उसमें कंपोनेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ये जनरल फॉर्म बनता। ये तो तब है, इस केस के लिए मैंने सीधे सीधे लिखा है। अगर एंगल कुछ होता तो ये बनता, जिसको हम और ये भी लिख सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू P डॉट डी बाई डी एक्स। ये जनरल फॉर्म बनता है। और ये है क्या, इसको समझो। देखिए, मैंने जब पिछली बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, तो दोनों फोर्स बराबर थे, कट गए थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, तब तुम्हारा नेट फोर्स जीरो नहीं होता, तब नेट फोर्स की वैल्यू ये आती है, पी डॉट डी बाई डी एक्स, अगर हम जनरल की बात करें। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का एंगल जीरो है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आएगा, पी डी बाई डी एक्स। ठीक है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे EX और EX प्लस डेल्टा एक्स इसलिए लिखा है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि X के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। ये इसका X कोऑर्डिनेट X था, तो यहाँ पे EX लिखा है। यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, तो यहाँ का X कोऑर्डिनेट क्या हो गया, X प्लस डेल्टा एक्स। तो इसलिए मैंने Q इलेक्ट्रिक फील्ड एट X प्लस डेल्टा एक्स ये लिखा हुआ है, और ये नेट फोर्स निकाला है।
अब क्या कहते हो, पूरी बात समझ आती है? जिसको जो पूछना हो आप अपने सवाल लिख सकते हो। शिवन माथुर, तुम्हारे सवाल का जवाब तो मिल गया होगा श्योर। बेटा बाकी लोग भी देख लो, क्योंकि मैंने बीच में डायग्राम चेंज किया था क्वेश्चन को या इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आसान करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कितना तुम लोग को मुश्किल ना आया हो बस। सो आप लोग इसे देख लो, जो मैंने बोला है पूरी की पूरी वही बात है, और एग्जैक्टली मैंने वो लिखा हुआ है। पूरी बात लिखना बेटा बहुत अच्छे से। बेटा नोट कर लो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लेना। मैंने यहाँ पे लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये प्लस ये माइनस, डायपोल मोमेंट इधर है, माइनस से प्लस, इनके बीच का सेपरेशन डेल्टा एक्स है। ये एक्स कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है एक्स, तो मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है क्यू ई एक्स। ये डेल्टा एक्स है तो ऑब्वियसली यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अब नेट फोर्स देखोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा ये फोर्स माइनस ये फोर्स। फिर मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया पी, और ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। और ये तो मैंने इसके लिए लिखा, फिर मैंने जनरल फॉर्म में आएंगे तो इस एफ के कंपोनेंट अगर थीटा के अलोंग करेंगे तो ये बन जाएगा जनरल फॉर्म, बस आप सीधे याद कर लो कि जनरल फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन जाएगा, दैट इज पी डी बाई डी एक्स cos theta if that angle between p and e is theta। बस इतना सा किया। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? और यू हैव टू लर्न दिस वन बच्चों, यू नीड टू लर्न दिस वन। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं एक थोड़ा सा लेके दिखाता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन। इस पे मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या लेना कहने की बात कर रहा हूँ। नोट कर लिया ना सभी ने बच्चों? ये नोट तो कर लिया होगा ना सभी ने? देखो जरा यहाँ पे,
तो मैं ये बात करूं यहाँ पे तो देखना जरा, ये एक लीनियर चार्ज है ये, और जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है। यहाँ पे एक डायपोल दे रखा है जिसका डायपोल मोमेंट P है, और ये डिस्टेंस कैपिटल R है, और आपको इस डायपोल के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। आपको इस डायपोल के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होगी क्या बच्चे? बेटा इस डायपोल के ऊपर इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। निकाल पा रहे हो भाई तुम लोग? -P(k)λ/r², ये आ रहा है क्या? बहुत सीधा सीधा है यार, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, अकल ही नहीं लगानी, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों। तुम बस वही करो ना भाई, ये देखो ना, F क्या हो जाएगा, P.d/dx, P ये आ जाएगा d/dr, क्या लिखते हैं 2k λ/r, F P 2k λ 1/r², माइनस साइन आएगा, और F 2k λ/p अपॉन r², माइनस साइन। माइनस साइन तो ये बताता है कि डायरेक्शन P के ऑपोजिट होगा बस। माइनस साइन ये बताएगा कि डायरेक्शन फोर्स का P के ऑपोजिट होगा, बस इतना ही बताएगा। समझ रहे हो? क्या ये बात क्लियर हो गई क्या तुम लोगों को? क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? सोच के देखो क्या किया है मैंने। ठीक है, चलो। तो भाई डायपोल में जो बचा हुआ हिस्सा था ऑलमोस्ट आज हमने खत्म कर लिया, बड़ा हिस्सा था ये, और उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो भाई ये भी खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं तुम्हें इंडक्शन पढ़ाऊंगा। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें मैं इंडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। इंडक्शन तुम लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था मैंने पिछली क्लास का, बहुत पहले स्टार्ट में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, याद करो जरा, बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया था। अब वापस इंडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना किसी भी तरीके से, क्योंकि अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और बड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें काफी मेहनत लगेगी, और ऑलमोस्ट एक तरीके से एक अंतिम हिस्सा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें। इलेक्ट्रोस्टैट्स में थ्योरी वाइज होंगे तो वो क्वेश्चन ही, सही बताऊं तो होंगे वो क्वेश्चन ही, बट वो थ्योरी को इंक्लूड करके जो मुझे पढ़ाने होते हैं। और एक बार वो फिनिश कर लेंगे, फिर पूरी जो शीट्स पड़ी हुई हैं एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कशन पे जाएंगे। ठीक है,
चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं, थोड़ा रिवाइज करके आना, नेक्स्ट दिन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, चलो आज इतने रखते हैं फिर।